हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल इन ईपीएस क्लासेस। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के स्टैटिक्स डायनामिक्स का चैप्टर 1 जो है उसकी पूरी समरी आपको कराएंगे और साथ साथ कैसे एमसीक्यू वहाँ से बन सकते हैं उसको भी बताएंगे। और इस लेसन को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। माय नेम इज़ सुधांशु पांडे पीयूष एंड आई एम एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड करेंटली रिसर्च स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जो है आपके पास मोमेंट की बात की जाए तो द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट द पॉइंट। अब देखो समझो क्या रहा है यहाँ पे। एक बात आई है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? कोई एक ऐसी बॉडी जिस पे हम फोर्स लगाएं चारों तरफ से, और फोर्स लगाने के बाद इसके मान लो यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मान लो इस पार्टिकल हमने P1 लिखा और इस पार्टिकल हमने P2 लिखा। अब समझिएगा रिजिड बॉडी होता क्या है। रिजिड बॉडी जो भी है आपका एक यहाँ पे बॉडी है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए हमने D1 लिखा और मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ तो जो P1 P2 के बीच का डिस्टेंस D1 है रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये कि हम अगर किसी रिजिड बॉडी पे किसी बॉडी पे अगर जो है हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है इफेक्ट ना हो, मतलब कि ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, तो इस पर्टिकुलर बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है। और अगर बात की जाए तो जैसे आपका मान लीजिए जिससे घर बनता है वो वाले जो ईंट होते हैं, ब्रिक्स होता है, या फिर छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें रिजिड बॉडी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है। और होते ही वो रिजिड बॉडी। चलिए आगे जो है यहाँ पे देखिए, जो पहला आपका पॉइंट था इसमें कह रहा है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट ओ is the product of magnitude of the force and perpendicular distance O from the line of action of the force F। यहाँ से देखिए आपका एक रिजिड बॉडी है, एक फोर्स F लग रहा है। अच्छा, जो भी फोर्स लगता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दो कंपोनेंट हो गए। तो F cos थीटा F sin थीटा बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपको मिलने वाला है, तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ मोमेंट m ऑफ द फोर्स F अबाउट O इज डिफाइंड बाय द वेक्टर m इज इक्वल टू r क्रॉस F, वेयर F इज अ फोर्स एंड r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्ट अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है। आप इस पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे स्टैटिक्स डायनामिक्स में आपको फार्मूला, ठीक है, और प्लस थ्योरम और रिजल्ट अगर याद हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कपुल की डिफिनेशन दे रखी है कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम इज कॉल्ड अ कपुल आर ए टॉर्क। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी रखा है, ठीक है, एक रॉड है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर से लग रहा है F2। ठीक है। अब ये F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर है, इक्वल हैं और अनलाइक हैं और पैरेलल फोर्सेस है। मतलब ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये, ठीक है, डॉट 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 आगे जाएगा और ये डॉट डॉट आगे, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्क कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल हैं। और ये क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रॉड को ऐसे घुमा देंगे, मतलब कि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। इसको घुमाना ही इनका कपुल बोलते हैं और इसे हम टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको बताते चलूँ, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आती है पीजीटी टीजीटी की, वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट पूछा था और ये ऑप्शन में था। ठीक है। और नीचे भी जो पॉइंट्स हैं वो पूछा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आपके बीएससी में भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। और एक बार एमएससी एंट्रेंस में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस PQR एक्टिंग अलॉन्ग द साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC पासेस थ्रू इट्स सर्कम सेंटर। यहाँ पे आपको एक वर्ड आएगा सर्कम सेंटर, अभी उसका मीनिंग मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। देन जो आपका यहाँ पे देन क्या होता है, P cos A Q cos B और R cos C इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ABC एंगल होते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि द थ्री फोर्सेस PQ आर एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, BC CA और AB। और यहाँ पे बस इस लाइन में बस अंतर इतना सा है, यहाँ पे सेंट्रॉइड से ये पास कर रहा है।
तो सेंट्रॉइड से पास करेगा तो ये पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपी पीजीटी 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, और एमएससी एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी देखो मैं सेंट्रॉइड को और सरकम सेंटर को और इन सारी चीज़ों को भी डिफाइन करूँगा, इन सेंटर क्या होता है। अच्छा, ये आपके तो बीएससी एंट्रेंस में ही मतलब एमएससी एंट्रेंस में पूछा हुआ है और आपके कोर्स बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कि अगर 3 फोर्सेस PQR जो है एक्टिंग अलॉन्ग अ साइड BC CAAB ऑफ अ ट्रायंगल ABC टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट पासेस थ्रू इन सेंटर। अगर इन सेंटर से पास करेगा तो P + Q + R = 0। अगर सेंट्रॉइड से पास करेगा तो P/sin A + Q/sin B + R/sin C = 0। और अगर यही जो लाइन इसका है वो अगर पास करेगा सरकम सेंटर से तो पर्टिकुलर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो है यहाँ पे कह रहा है कि अगर यही सेम फोर्सेस जो है ऑर्थो सेंटर से पास करेगा तो ये पर्टिकुलर रिलेशन सेटिस्फाई करेगा P sec A + Q sec B + R sec C। अब देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि ये पर्टिकुलर PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। मतलब अगर चाहते हो इसको आप वीडियो को पूरा देख लो और लिंक से जाके इस PDF को डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो फिलहाल मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सरकम सेंटर क्या होता है। ठीक है, सरकम सेंटर के बारे में बात करेंगे। वैसे ये क्लास 9th में ही आपको सरकम सेंटर ये सारी चीज़ बता दी गई है। अब देखो सरकम सेंटर क्या होता है, अगर मान लो आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन ये होती है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। मतलब ये कि इसके जो साइड्स हैं ना, ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, इन साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, सरकम सेंटर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर जो है हम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो आई होप आपको सरकम सेंटर समझ में आएगा। सरकम सेंटर क्या होता है, कोई भी आपके पास ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उन साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को जहाँ अंदर जो है कट करेंगे उस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करिए और इस सर्कल के लिए ये जो पॉइंट है ये इसका सरकम सेंटर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रॉयड। ठीक है, अब देखिए सेंट्रॉयड क्या होता है। तो अगर हम सेंट्रॉयड की बात करें तो सेंट्रॉयड जो है ये भी आपका इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। अब देखो मीडियंस क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इनके मीडियंस, तो मीडियंस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब ये कि जैसे मान लो ये ABC जो है एक ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस BC के मिड पॉइंट को हमने मैच कराया। ठीक है, अच्छा, B से AC के अपोजिट मतलब वर्टेक्स B से हमने AC का मिड पॉइंट मैच कराया और वर्टेक्स C से हमने AB का मिड पॉइंट मैच कराया। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉयड। ठीक है, मतलब ये कि सेंट्रॉयड क्या होता है, कोई भी आपके पास अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे इतना डिस्टेंस लेके हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे जो है क्लास 9th में आपको डिफिनेशन मिल जाएंगे। अब देखिए आगे जो है अगर हम इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बचता है ऑर्थो सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, अगर हम इन सेंटर की बात करें तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, आप जो है कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। कोई भी ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि आपको जो है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल लेके चलना है, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रायंगल ले लो। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल, इन तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिलेगा इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये समझेंगे। ऑर्थो सेंटर जो आपका होता है, ठीक है, अगर जो है आप एल्टीट्यूड जो है, जैसे एल्टीट्यूड के जो इंटरसेक्शन, मान लो आपके पास कोई जो है ट्रायंगल है
और ट्रेंगल का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये कि सामने वाली वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, सामने वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, सामने वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इसे हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसे हम बोलेंगे यहाँ से मतलब रेडियस लेके एक सर्कल बनाइए, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। अब देखो, आपको उम्मीद करते हैं ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर समझ में आ गया होगा। हमने बताया सर्कम सेंटर क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको सर्कम सेंटर ही बताया था, किसी भी ट्रायंगल के जो साइड के बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। सेंट्रॉयड हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो उसे हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। और मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर जो है मिड पॉइंट पे मिलाया जाए, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, केवल मिड पॉइंट, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, मतलब सेंट्रॉयड। फिर इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर हमने बताया कि एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, कोई भी आपके पास ट्रायंगल हो तो इन ट्रायंगल्स के साइड का जो एंगल बाई सेक्टर होगा, उसे हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर में हमने आपको बताया कि आपके पास कोई ट्रायंगल हो तो इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड से सामने, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब एल्टीट्यूड, और इस एल्टीट्यूड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी और ये पर्टिकुलर रिजल्ट भी आप याद कर लेंगे, ठीक है, कि जब ऑर्थो सेंटर से पास करता है तो ये होता है, जब इन सेंटर से पास करेगा तो ये होगा, जब सेंट्रॉयड से पास करेगा तो ये होगा, और जब सर्कम सेंटर से पास करेगा तो पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस सी मिलेगा, ठीक है, जैसे ये पहला आपका रिजल्ट है, ओके, इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखिए आगे जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो एनी सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट आर्बिट्ररी चूजन पॉइंट टुगेदर विद अ सिंगल कपल। मतलब कि अगर आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस है, किसी रिजिड बॉडी पर काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए रिजिड बॉडी है, इस पर कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 डॉट डॉट कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अगर सारे फोर्सेस को हम रिजॉल्व करें तो इक्विवेलेंट फोर्स एक R मिलता है और एक कपल जो है M मिलता है। मतलब कि सारे फोर्स रिजॉल्व होकर एक सिंगल फोर्स में आ जाएंगे, ठीक है, सिंगल फोर्स में, और सारे जो कपल ऑफ मूवमेंट होंगे वो एक सिंगल कपल ऑफ मूवमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि कपल ऑफ मूवमेंट सिंगल होता है कि डबल होता है, तो आप सिंगल कपल ऑफ मूवमेंट सिंगल फोर्स लर्न कर लेंगे कोप्लेनर फोर्स के केस में। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि किसी भी बॉडी को, रिजिड बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो फोर्सेस लगने वाले हैं वो, और जो वहाँ पे कपल ऑफ मूवमेंट है वो सब के सब जीरो होंगे। मतलब कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक्टिंग ऑन अ रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए बॉडी। तो ये जो है आपका x इंटू कैपिटल वाई माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम होता है, जहाँ पे कैपिटल एक्स क्या है, एक्स एक्सिस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो है मतलब रिजॉल्व पार्ट है। मतलब कि अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग द एक्सिस ओ एक्स, और वाई क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब वही अलॉन्ग वाई, और यम क्या है, अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अबाउट ओ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि इफ़ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट ईदर मीट एट अ पॉइंट और पैरेलल, या तो वो एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अच्छा इसमें दो केस और है, ये सब केस बना के यहाँ पे पढ़ा गया है, इसको ज़रा एक बार देख लेंगे, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में इतना अंदर से तो नहीं पूछेगा, बट इसको जाना जरूरी है कि अगर जो है तीन फोर्सेस हैं और वहाँ पे पी क्यू जो फोर्सेस वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड वाला। मान लीजिए क्यू आर जो फोर्सेस हैं, दो फोर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा फोर्स जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट उसके इक्वल और अपोजिट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर जो है फोर्सेस क्यू आर जो है पैरेलल है, देन देयर रिजल्टेंट इज आल्सो पैरेलल टू देम एंड फॉर इक्विलिब्रियम इट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्सेस पी।
ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि नोट्स को आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट और लिया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द मोमेंट ऑफ ए कपल इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और अ कपल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय ए सिंगल फोर्स, किसी भी कपल को हम सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं करते हैं, बिकॉज कपल इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अभी मैंने आपको जो थ्योरी जो समरी पढ़ाई है, अब उन्हीं समरी से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द वेक्टर मोमेंट m ऑफ द फोर्सेस F अबाउट O इज़ डिफाइंड बाय द वेक्टर। अगर आपको याद होगा तो मैंने सबसे पहले ही जो है आपको एक चीज़ बताई थी कि जो उसका कपल ऑफ मोमेंट होगा वो क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, देखिए m इज इक्वल टू, आपको m इज इक्वल टू R क्रॉस F मिला, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 3 फोर्सेस PQR एक्ट along a side BC CA AB of a triangle ABC then ऑर्डर इफ देयर रिजल्टेंट पासिस थ्रू इन सेंटर। देखिए इन सेंटर के केस में क्या था, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन सेंटर के केस में क्या था, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जो है मतलब उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और क्या था, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और एक था सेंट्रॉयड। तो देखिए अगर सरकम सेंटर से पास करेगा तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा, सेंट्रॉयड से पास करेगा तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा, और अगर इन सेंटर से पास करेगा तो ये वाला सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगर ऑर्थो सेंटर से पास करा तो ये, मतलब इसको आप लिख के एकदम याद कर जाइएगा, कोई सा भी कंडीशन पूछ सकता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम इज़ व्हाट। तो देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस 0 होंगे, मतलब रिजल्टेंट 0 होगा और मोमेंट भी 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट इन कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज। ये भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि x इंटू कैपिटल वाई माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। ये कैपिटल एम होगा, ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे जो है एक अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि if the 3 forces acting at a point be in equilibrium then each forces is proportional to the sine of the angle between two others। मतलब ये कि जो फोर्स F1 है ये जो है साइन अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स F2 है वो यहाँ पे साइन गामा के मतलब यहाँ पे साइन गामा होना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे जो है F2 है तो ये गामा हो जाएगा और F3 है तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे कुछ मिलने वाला है। तो ये जो थ्योरम है ये क्या मतलब इसका नाम क्या है, तो इसे हम लामी थ्योरम बोलते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में जो है 2004 में पूछा हुआ है और टीजीटी में ये जो है 2011 में पूछा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके बीएचयू के एंट्रेंस में, ठीक है, और डीडीयू के एंट्रेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। मुझे याद है कि जब मैं एंट्रेंस देता था, मतलब दिया था अपने टाइम में, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए आगे जो है हम फिर बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू ईदर ऑफ दीज फोर्सेस देन एंगल बिटवीन। तो रिजल्टेंट आपको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अगर आर इज इक्वल टू हम पी कर लें, मतलब कि कह रहा है कि रिजल्टेंट क्या है, इक्वल टू द रिजल्टेंट क्या है, 2 फोर्सेस में किसी एक के बराबर है। तो हमने आर को पी सपोज कर लिया, फिर हमने इस वैल्यू को उठा के ऊपर पुट कर दिया, ये मिला। जब पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होंगे 0 हो जाएगा, ये मिलेगा। फिर कुछ सॉल्व करने पे ऐसा मिलेगा, तो आपको फाइनली कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा। और अल्फ़ा की वैल्यू जब अगर 120 होती है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है कि इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है, 2 इक्वल फोर्सेस, मतलब कि पी क्यू भी आपस में इक्वल हैं। एक बार इस सोल्यूशन प्रोसेस को आप जो है इत्मीनान से पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है
और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो एंगल होगा वो 120 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करेंगे द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट अ पार्टिकल P एंड Q देन द रियल फोर्स रिलेटेड फोर्स इज। इसको आपको लर्न कर लेना है, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी इसको पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th में इसको आप पढ़े होंगे कि √p² प्लस Q² होता क्या है कि P sin थीटा प्लस Q मतलब P cos थीटा होता है। तो यहाँ पे PQ दे दिया है, तो आप जब sin² प्लस cos थीटा = 1 हो जाता है, तो यहाँ पे फाइनली आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा √p² प्लस Q² होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। नोट्स को आप PDF मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे, और नोट्स में एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे ये कर लेंगे कि यहाँ पे आप गामा कर लेंगे, यहाँ पे आप बीटा कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है करेक्ट हैं, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन कैटेगरी का पूरा एक जो है समरी कराएंगे, और समरी के बाद जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।